Good afternoon, everyone. Welcome in the next lecture of Medicinal Chemistry 1. Today we are going to study about SAR of sympathomimetic agents. SAR means structure activity relationship of sympathomimetic agents की जो ऐसे एजेंट्स जो एक्ट हो करते हैं एज ए सिम्पैथोमिमेटिक उनकी हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करेंगे कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी मोइटीज़ या बेसिक रिंग जो है जो नेसेसरी है फॉर दी सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी के लिए. देन फर्स्ट अब फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, एफिड्रीन एंड फिनाइल एफिड्रीन. ठीक है, तो जितने भी सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स हैं उनमें क्या था, कैटाकॉल मीन बेस्ड स्ट्रक्चर्स थे उसमें. तो उनके स्ट्रक्चर्स में क्या जो वो प्रेजेंट था, एक हमारा बेंजीन रिंग एंड प्लस यहाँ पे इथाइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, इथाइल अमीन, ये यहाँ पे कॉमन थे. ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. तो नंबर 1 है सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड अमीनो ग्रुप्स. तो हमारा जो स्ट्रक्चर था कैटाकोलामीन में का, उसमें क्या था, एक बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट थी, एरोमेटिक रिंग, प्लस यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स की चेन थी, प्लस एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट था. ठीक है, तो एक्टिविटी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या है कि सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड अमीनो ग्रुप, कि जो अमीनो ग्रुप है उस गिवन स्ट्रक्चर में एंड एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए, एक दूसरे के से दूर दूर होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में क्या आ गया, सी, एक कार्बन CH2 ये है, एक ये वाला कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच का गैप आ गया. देन अमीनो ग्रुप एक यहाँ प्रेजेंट है एंड एरोमेटिक रिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में सेपरेट हो गए. ठीक है, अब ये सेपरेशन की वजह से क्या एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो अब हम देखते हैं. द ग्रेटेस्ट एडिनर्जी एक्टिविटी अकर्स, ग्रेटेस्ट एडिनर्जी activity occur when 2 carbon atoms separate the aromatic ring from the amino group. तो मीन्स जैसे ही इनकी सेपरेशन होगी, जितनी ज़्यादा इनकी सेपरेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या हमारी एडिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब आप सभी स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपने जितने भी सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स अभी तक आपने उनके स्ट्रक्चर्स स्टडी करे हैं उन सब में भी कहीं पे भी अमीनो ग्रुप जो वो डायरेक्टली हमारे एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट उस अमीनो ग्रुप हमारी एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड होता या सब्स्टिट्यूटेड होता तो वहाँ पे क्या होता, एडिनर्जिक एक्टिविटी कम होती या नहीं शो होती. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो सेपरेशन है इन दोनों ग्रुप्स की वो क्या है, सेपरेशन की वजह से हमारी जो एडिनर्जिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स क्या है एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से दूर होने चाहिए. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज R1 ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो नाइट्रोजन डिटरमिन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर सेलेक्टिविटी. जो भी हमारे आर जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हो रही है. यहाँ पे देख सकते हैं किसी ग्रुप में होगा हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूटेड है, किसी में इथाइल मिथाइल या आर ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पे. तो उनकी सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या है, हमारी सिलेक्टिविटी जो है अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स की उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, इन केस यहाँ पे क्या है, अगर N के ऊपर क्या हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मीन्स वो क्या है प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन है, तो दे हैव गुड एडिनर्जिक एक्टिविटी. ठीक है, अगर नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन में क्या है NH है, एक कार्बन है, या वो प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है, तो वो दोनों क्या शो करते हैं, गुड एडिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, इन केस अगर टर्शरी अमीन वहाँ पे प्रेजेंट है या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स बन रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक्टिविटी को कम कर देते हैं, दे डू नॉट शो गुड एडिनर्जिक एक्टिविटी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे प्राइमरी अमीन्स हैं जिनके पास क्या एक कार्बन एटम्स है, प्राइमरी अमीन्स या सेकेंडरी अमीन्स हैं, तो वो क्या है, गुड एडिनर्जिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट इन केस वहाँ पे टर्शरी अमीन आ गया या क्वाटनरी अमीन सॉल्ट्स बन रहे हैं तो दे डू नॉट शो एनी एडिनर्जिक एक्टिविटी. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या स्टडी करा कि यहाँ पे 2 कार्बन का गैप होना चाहिए इन एरोमेटिक रिंग एंड अमीनो ग्रुप के बीच में. एंड सेकंड हमने स्टडी करा
कि जो अमीनो ग्रुप है उसके ऊपर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स प्रेजेंट है तो एक्टिविटी अच्छी होगी। अगर टर्शरी या क्वाटरनरी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी तो वो हमें एडिनर्जिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, डिफरेंट एजेंट, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। फर्स्ट वन इज नॉन एपिनेफ्रिन, देन एपिनेफ्रिन, देन आइसोप्रोटिनोल, देन एन ब्यूटाइल नॉन एपिनेफ्रिन। तो एन ब्यूटाइल में क्या होगा, 4 नाइट्रोजन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। देन यहाँ पे क्या है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। एंड नॉन एपिनेफ्रीन में क्या है, यहाँ पे सब सिर्फ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है एट द पोजीशन आर। ठीक है, देन अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हैज़ द साइज ऑफ नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ जो सब्स्टिट्यूशन है वो इंक्रीज हो रही है। देख सकते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट स्ट्रक्चर में नॉन एपिनेफ्रीन में क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट था। नेक्स्ट में क्या हुआ, CH3 आ गया, एक मिथाइल ग्रुप आ गया। देन नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स आ गए एक सेंटर में, उसके साथ 2 और आ गए। देन थर्ड वाले स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन एटम्स आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या तो है, लेफ्ट टू राइट जो है हमारी नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन तो इंक्रीज हो रही है तो हम अब चेक करेंगे कि हमारी एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी जनरली डिक्रीज। जैसे हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हुई तो जो अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, अल्फा की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है एंड बीटा की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे हमने क्या करा, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस को इंक्रीज करा, उसी की बेसिस पे क्या हुआ, हमारी एक्टिविटीज़ एक अल्फ़ा की कम होगी, डिक्रीज होगी, एंड बीटा की इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन अटैच होंगी या जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, हमारे बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, एंड बीटा रिसेप्टर कब अच्छी एक्टिविटी शो करेंगे, जब उस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, वहाँ पे कोई फर्दर सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो आर, ये जो आर ग्रुप होगा यहाँ पे वो क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं OH सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। OH सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी सब्स्टिट्यूशन हो रही है उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन, एंड जिसके साथ हमारा नाइट्रोजन अटैच्ड है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। यहाँ पे देख सकते हैं आप अल्फा बीटा कार्बन को। तो ये वाला यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन, दोज कार्बन दे कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, जो भी हमारा बीटा कार्बन है उसके ऊपर क्या है, हमारा OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, then OH substitution on the beta carbon but will happen generally enhance the agonist activity both alpha and beta receptors। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे हमने क्या करा, OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करी एट बीटा कार्बन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ देख सकते हैं सभी स्ट्रक्चर्स में OH ग्रुप जो है बीटा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी, मतलब वो क्या करेगा, अल्फा बीटा दोनों के केस में एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, एंड लार्ज डिक्रीज CNS एक्टिविटी बिकॉज इट लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब OH ग्रुप है तो OH ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, मीन्स उसमें क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो बोल सकते हैं हम हाइड्रोफिलिसिटी उस कंपाउंड की ज़्यादा कर दी तो उसकी लिपोफिलिसिटी कम होगी। तो सेम यहाँ पे भी बोल रहा है ये कि लार्जली डिक्रीज CNS एक्टिविटी बिकॉज इट लोअर द लिपिड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज दी वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, 2 ही तरह की सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं, कंपाउंड या तो वाटर सॉल्युबल होगा या लिपिड सॉल्युबल होगा। अगर हमारा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है तो उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी।
ठीक है। तो अगर उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है तो वो CNS नर्वस सिस्टम है वहाँ पे क्रॉस कम करेगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है सिंपैथोमेटिक या एडिनर्जिक एगोनिस्ट की एक्टिविटी को बोथ एट पोजीशन बीटा एंड अल्फा एंड बीटा बोथ रिसेप्टर्स पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। अब सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग पे देखते हैं। अब एरोमेटिक रिंग कहाँ थी, ये वाली रिंग। ठीक है, द मैक्सिमम अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ 3 and 4th पोजिशन OH ग्रुप। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मेटा एंड पैरा के ऊपर, हाइड्रोक्सी ग्रुप के। जितनी ज़्यादा उसमें मेटा और पैरा के ऊपर क्या होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उतनी ज़्यादा क्या है, अल्फा एंड बीटा जो भी एजेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी अच्छी आएगी, मतलब मैक्सिमम होगी। देन कंपाउंड विदाउट one or both phenolic or substitution are not metabolized by comet, and compound without one or two phenolic compound। अभी तक क्या स्टडी करा हमने कि जो ये एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी एट पोजीशन मेटा एंड पैरा, जिसको हमने 3 and 4 भी से भी रिप्रेजेंट करा है। 3rd and 4th पोजीशन पे अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा अगेंस्ट अल्फा एंड बीटा के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। बट अगर हम नेक्स्ट क्या था कि कंपाउंड अगर वहाँ पे क्या है, OH ग्रुप जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है बाय कोमेट, दैट इज कैटोकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेटाबॉलिज्म, वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा हमारे इस टाइप के कंपाउंड्स का। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा देन वो क्या होंगे, दे आर ओरली एक्टिव एंड हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो हमारी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो मेटाबॉलिज्म अगर उसका फास्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा। एक्सक्रीट आउट नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हेजिटिज रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे आर ओरली एक्टिव बट हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हमारी ड्रग एक्सक्रीट आउट ही नहीं हुई आफ्टर मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर नहीं हुआ तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाई हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैटाकॉल विदाउट OH ग्रुप। अब ये क्या है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। द लॉस ऑफ OH ग्रुप ऑन द रिंग एंड बीटा OH ग्रुप ऑन द साइड चेन, या तो हमारे एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अदर बीटा पोजीशन पे भी कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में कंपाउंड की एक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी वो अब चेक करते हैं। देन व्हाट विल हैपन, दे एक्ट ऑलमोस्ट बाय कॉजिंग द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स। वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे नॉन एपिनेफ्रिन को, कहाँ से, साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से। हमने उसके जो स्टार्टिंग में जब हमने करा था कि वो साइनेप्टिक एपिनेफ्रिन की बायोसिंथेसिस जब हमने स्टडी करी थी कैटाकोलामिन की, तो वहाँ पे साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स को सब डिटेल पे स्टडी करा, वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि कैसे एपिनेफ्रिन जो वो रिलीज होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि कोज करेगा, रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन को फ्रॉम साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से, जो क्या करेगा, लॉस ऑफ डायरेक्ट सिंपैथोमेटिक एक्टिविटी। जैसे एपिनेफ्रिन वहाँ से रिलीज होगा तो जिस एजेंट की क्या है, एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, एंड हैव मोर सेंट्रल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हुए, जो कंपाउंड्स क्या करेंगे, सेंट्रली वो पास करें, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास करेंगे, वहाँ तक हमारी ड्रग पहुँचे, क्योंकि वो क्या होंगे, मोर लिपोफिलिक कंपाउंड बन जाएंगे। क्योंकि OH ग्रुप अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अगर इन केस OH ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हमारा कंपाउंड क्या हुआ, लिपोफिलिक नेचर का। तो यही बात हो रही है कि अगर OH ग्रुप हमारी किसी भी या एरोमेटिक रिंग में नहीं है या उस स्ट्रक्चर में ही OH ग्रुप नहीं है, तो हमारा जो वो कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा लिपोफिलिक नेचर का बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फिनाइल एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के बीच का हम SCR देखते हैं कि उसके ऊपर में हम कौन कौन से ग्रुप जो वो हमारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट वन इज
फिनाइल एपिनेफ्रिन। फिनाइल एपिनेफ्रिन जो है ये क्या है हमारा अल्फा 1 एगोनिस्ट, सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है। एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इसकी बेसो कंस्ट्रिक्शन, जो हमारी बेसल्स हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह ये काम करता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये किसके अंडर आता है हमारा, फिनाइल इथेनॉल अमीन। क्या है यहाँ पे, फिनाइल रिंग है, 2 कार्बन है, इथेनॉल इथेन, और उसके फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर क्या है OH ग्रुप एंड अमीन ग्रुप। तो इसलिए बोल दिया कौन सी क्लास की ड्रग है ये, फिनाइल इथेनॉल अमीन की। ठीक है, तो इस क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, फिनाइल एपिनेफ्रिन, मेटारलामिनोल, मिथोक्सामीन। तो ये सारे इस क्लास की ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि दोनों आपस में कैसे डिफर कर रही हैं, क्योंकि दोनों की बेसिक रिंग सेम है, फिनाइल इथेनॉल अमीन ग्रुप दोनों में सेम है, एपिनेफ्रिन में भी और फिनाइल एपिनेफ्रिन में। डिफरेंस कहाँ है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन। अब दोनों में सब्स्टिट्यूशन है, एक में ज़्यादा है एक में कम है, एक में सिर्फ 1 है, फिनाइल एपिनेफ्रिन में सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग पे। तो दोनों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक में क्या है, एक में हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा है 2 है, एक में 1 है। तो इट डिफर फ्रॉम ई ओनली इन लैकिंग ए पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। एपिनेफ्रिन में क्या, एक OH ग्रुप जो है कम है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, कंपाउंड को ओरली एक्टिव बना रहा है। मतलब इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इसके कंपैरिजन कम है। ठीक है, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपैरिजन टू एपिनेफ्रिन। तो क्या होगा, ये कंपाउंड हमारा लिपोफिलिक नेचर का भी होगा कुछ। ठीक है, लिपोफिलिक नेचर का होगा तो वो क्या होगा, हमारा ओरली एक्टिव होगा, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या मेटाबॉलिज्म बाय कोमेट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो वो ट्वाइस हो जाएगा हैज़ कंपैरिजन टू एपिनेफ्रिन। ई जो है इंडिकेट कर रहा है एपिनेफ्रिन को, बिकॉज इट लैक दी कैटिकॉल मोइटी एंड इट दस इट नॉट मेटाबलाइज बाय कोमेट। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर SCR की बात कर रहे हैं तो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा हमारे कंपाउंड को, हाइड्रोफिलिक नेचर का। अगर OH ग्रुप वहाँ पे लैक है तो वो हमारे कंपाउंड को लिपोफिलिक नेचर का बनाएगा। अगर हमारा कंपाउंड लिपोफिलिक नेचर का बन गया तो वो क्या होगा, ओरली एक्टिव नेचर का होगा, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड जो ये ड्रग है इट इज़ यूज्ड फॉर द हाइपोटेंशन, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंड नेजल डिकंजेशन में यूज़ होती है इन दी बोथ ओरल एंड ऑप्टिकल प्रिपरेशंस में भी। नेजल डिकंजेशन की जो ओरली प्रिपरेशंस आती हैं एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस आती हैं उन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। उसमें हैज़ ए बेसिक रिंग यूज़ होती है, एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 2-एराइल इमिडाजोलिन। ठीक है, बेसिक क्लास की ड्रग्स है 2-एराइल इमिडाजोलिन। अब इसके नेम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगी, एक एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा सेकंड पोजीशन पे, एंड इमिडाजोलिन के सेकंड पोजीशन पे क्या है, एराइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की क्लास में जो है हमारी ये सारी ड्रग्स आती हैं, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, नेफाजोलिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे नेफाजोलिन का। जो नेफाजोलिन जो है इट इज़ यूज्ड हैज़ ए बेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट अगेन नेजल एंड ऑप्थेल्मिक डीकंजेशन। बेसोकंस्ट्रिक्टर का काम तो करता है, बट कहाँ पे, एज ए नेजल के लिए, हमारे नोज के लिए, एंड ऑप्थेल्मिक मतलब आई के केस में। ठीक है, देन दे हैव ए लिमिटेड एसेस द CNS, बिकॉज ये क्या करता है, CNS के ऊपर कम एक्टिव हो रहा है, बिकॉज दे असेंशियल एग्जिस्ट इन द आयनाइज्ड फॉर्म एट द फिजियोलॉजिकल pH। ये क्या करता है, आयनाइज फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होता है। ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म मतलब वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिक नेचर ऑफ इमिडाजोलिन रिंग, और वो किस मतलब आयनाइज्ड फॉर्म के लिए कौन सी रिंग इसमें रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन की वजह से क्या है, वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आ गई हमारी 2-एराइल इमिडाजोलिन। तो इसमें क्या आ गया, हमारा इमिडाजोलिन जो वो क्या है, उस हमारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
देन नेक्स्ट इज SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स की SAR में देखते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में हमने स्टडी करा था एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, जितनी भी ड्रग्स थी जिनके एंड में हमारे क्या था, ओलोल वर्ड लगा था, वो सारी क्या थी, बीटा ब्लॉकर्स। उसमें भी हमने बहुत सारी स्टडी करी थी। अब क्लासिफिकेशन में देखेंगे, सिलेक्टिव थी, नॉन सिलेक्टिव थी, ठीक है। तो आज हम स्टडी करते हैं उन ड्रग्स के SARs के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन फर्स्ट आ गया एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन। एराइल ऑक्सी 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल एंड NH आ गया अमीन। तो ये हमारी कौन सी क्लास की ड्रग होगी, एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन, ठीक है। तो एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन आर द मोर पोटेंट ड्रग देन एराइल इथेनॉल अमीन। क्या बोल रहा है ये, कि हमारी जो एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन जिसमें बेसिक रिंग होगी, वो ड्रग्स या वो स्ट्रक्चर जिस भी ड्रग के हैं, वो सारी ड्रग्स क्या हैं, ज़्यादा पोटेंट नेचर की है हैज़ कंपैरिजन टू एराइल इथेनॉल अमीन। अब एराइल इथेनॉल अमीन होगा तो उसमें क्या होगा, एराइल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा, बट OH यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पे एक जो है CH2 ग्रुप भी कम होगा, एक मिथाइल ग्रुप भी कम होगा। मीन्स उसमें क्या, OCH2 ग्रुप जो है वो कम होगा, ये वाला ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ये वाला ग्रुप जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंपाउंड को मोर पोटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल अमीन आर द मोर पोटेंट देन एराइल इथेनॉल अमीन। तो हमारा ड्रग जो है ज़्यादा पोटेंट नेचर की बन रही है। देन नेक्स्ट वन इज पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप ऑन द फिनाइल रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिथाइल। अगर हमारे क्या है, कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग है, उसकी पैरा पोजीशन पे क्या, अगर इस पे होता हमारा OH ग्रुप, इस पोजीशन पे अगर कोई OH ग्रुप होता, अगर और हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं CH के साथ, किसी मिथाइल ग्रुप के साथ, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू इंक्रीज मिथाइल सल्फोनामाइड। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमारा OH ग्रुप है, पैरा पोजीशन अगर हम इसको लेते तो यहाँ पे OH ग्रुप होता, उसको हम रिप्लेस करते हैं मिथाइल सल्फोनामाइड ग्रुप के साथ, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज द एक्टिविटी, वो हमारी बीटा ब्लॉकर्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बात कर रहे हैं अगर इस पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप होता, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन आ गई पैरा पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है किसी कंपाउंड में और हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद मिथाइल सल्फोनामाइड्स, मिथाइल सल्फोनामाइड आ गया, मिथाइल आ गया CH3, सल्फोना आ गया S डबल बॉन्ड O एंड अमाइड आ गया NH। मिथाइल सल्फोनामाइड के साथ अगर उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारे उस कंपाउंड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है अगेंस्ट किस, वो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होगी, बीटा ब्लॉकर्स, हमारे जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने की एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो रही है। देन नेक्स्ट इज पैरा OH ग्रुप ऑन द फिनाइल रिंग, सेम इसी रिंग के ऊपर इनकेस अगर OH ग्रुप होता, देन उसको रिप्लेस करते बाय द नाइट्रो ग्रुप, उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बाय NO2 ग्रुप के साथ, टू प्रोड्यूस गुड एक्टिविटी। तो हमारी एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो रही है, हैज़ ए बीटा ब्लॉकर, वो अच्छी एक्टिविटी शो करता है। तो हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए जहाँ जिससे क्या अपने OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, एट पोजीशन 4 या पैरा पोजीशन ऑफ फिनाइल रिंग। देन नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन द मिथाइलिन कार्बन, सब्स्टिट्यूशन ऑन द मिथाइलिन कार्बन विद एल्काइल ग्रुप्स जनरली कॉज ए रिडक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकिंग पोटेंसी। अगर कहीं पे भी हमारे क्या मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप का ग्रुप अगर हमारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, सबसे साइड ग्रुप्स में, अगर हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं विद एल्काइल ग्रुप, या फॉर एग्जांपल C2H5 का या CH3 का, मतलब वहाँ पे मिथाइलिन था तो डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास ये बोल रहा है C2H5 CH3 या फिर हमारे पास
3 कार्बन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन क्या करेगी, हमारे बीटा ब्लॉकर की पोटेंसी को रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इथाइलिन है वो एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद अदर एल्काइल ग्रुप्स तो हमारी एक्टिविटी जो है बीटा ब्लॉकिंग की वो ये उन ड्रग्स की पोटेंसी जो वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर पोटेंसी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। बीटा ब्लॉकर पोटेंसी प्रोपोर्शनल, कि बीटा ब्लॉकर की पोटेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है बाय दी एल्काइल ग्रुप। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी अल्काइल ग्रुप्स की उतनी ज़्यादा क्या उसकी पोटेंसी जो है फॉर्म्ड होगी। ठीक है, देन द मोर इफेक्टिव अमाइन सब्स्टिट्यूशन हैज़ बीन आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो सब्स्टिट्यूशन जो है आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में क्या हो रही है, एक्टिविटी हमें मतलब मोर इफेक्टिव मिल रही है। ठीक है, तो ये आ गया इमीनो के ऊपर। अगर अमाइन ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है तो आइसोप्रोपाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल है, देन दे मे फॉर्म्ड मोर इफेक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ये आ गया आपकी SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा था, सिम्पैथोमेटिक के केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशंस थी, जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस थी हमारी एक्टिविटी उतनी कम थी। बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर में जितने भी हमारे अमीनो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगी उतनी ज़्यादा एक्टिविटी अच्छी आ रही है, हमारा ड्रग जो है उतनी ज़्यादा पोटेंट नेचर की बन रही है। ठीक है, एंड उसका जो साइज़ है अल्काइल ग्रुप्स का वो भी इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा क्या पोटेंसी जो इंक्रीज कर रही है हमारी, तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड मिथाइलिन ग्रुप जो था वो भी क्या था, एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मोर इफेक्टिव हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है हैज़ कंपैरिजन टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आ गया आपके SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो आज हमने स्टडी करा है SAR ऑफ सिम्पैथोमेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो उसमें हम वेरियस ग्रुप्स की स्टडी करी कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किससे हम किस ग्रुप को किस ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उस अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। ठीक है, तो हमने आज 2 करी है, SAR ऑफ सिम्पैथोमेटिक एजेंट्स एंड SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में या इनकी एक्टिविटीज़ जो भी हमने SAR पढ़ा उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।